नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जिसमें हम सियासत को, राजनीति को, अर्थशास्त्र को डिस्कस करते हैं और ये प्रोग्राम इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है, कंसीव किया हुआ है, जिसमें हम हमारे इर्द गिर्द, हमारे रीजन में और हमारे देश में, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जियोपॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह से राजनीतिक दल आए दिन जनता को लुभाने के लिए वादे करते हैं, सत्ता में आते हैं, वादे भूल जाते हैं या कि वादे पूरे करने में कोताही बरतते हैं या कि जनता को भुलावे में रखकर एक नई सियासत खेलने की कोशिश करते हैं। किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह की सियासत आपके इर्द गिर्द चल रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष हर सप्ताह लेकर आते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले, राजनीति में चाणक्य की उपाधि से विभूषित और पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ होते हैं। और हम सिंघवी साहब से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनका 6 दशक का राजनीति का लंबा चौड़ा अनुभव भी है, साथ ही वो स्वयं राजनीतिज्ञ रहे हैं और राजनीति में बहुत बार उन्होंने अपने रणनीतिक कौशल का परिचय दिया है। इसलिए हम उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि आम आदमी इस राजनीति को किस तरह से समझे और साथ ही किस तरह हमारी राजनीति जा रही है, किस तरफ हमारा डायमेंशन है और हम क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं हमारी इस राजनीति में। इस तरह सभी जो आयाम हैं राजनीति के, उनको हम इस कार्यक्रम में छूने का प्रयास करते हैं। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जोड़ते हैं हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराज सिंघवी को। सिंघवी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं और आपसे एक मुद्दा जो पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है उसके ऊपर आपके विचार जानने का प्रयास करेंगे। और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है पंजाब में जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त लहरों पर सवार है और पूरे जोश में है पार्टी। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में पैन इंडिया कांग्रेस की जगह ले सकती है या कि इसी तरह से कुछ राज्यों में छुटपुट सफलता हासिल कर सकती है या कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पैन इंडिया टक्कर दे सकती है? क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे इतना इजीली संभव नहीं लगता है। आप आदमी पार्टी को पंजाब में पांव जमा करके ये निर्णय लाने में 15 बरस लगे। 15 बरस बाद जाके वो आम आदमी पार्टी पंजाब में इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकी। राजस्थान, पंजाब और राजस्थान और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा राष्ट्र है। ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश में कोई चमत्कार कर दे, अथवा पॉसिबिलिटी है कि वो गुजरात में भी कुछ अच्छा करे। पर राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व पाने के लिए एक दो स्टेटों के नेतृत्व से कोई होता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व का बनना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है, पर अभी यह संकुचित है। इसे इतने विशालतम आयतन देना उचित नहीं है। और राजस्थान में भी आना चाहते हैं, पंजाब में आए हैं, हरियाणा भी आएंगे, कोशिश करेंगे कि वो हिमाचल में कुछ अच्छा करे, शायद कर भी ले। वो कोशिश करेंगे कि वो गुजरात में अच्छा करे, वहां भी कर लेंगे, पर उसकी एक सीमा है। अब आप एक बताइए, क्लास का कोई लड़का इंटेलिजेंट है तो क्लास का मॉनिटर तो बन सकता है, पर वो इस क्लास का टीचर तो नहीं बन सकता। अभी केजरीवाल जी की स्थिति केवल क्लास के मॉनिटर तक पहुंचने की है, क्लास के टीचर और प्राध्यापक तक पहुंचने की नहीं है। करें वो कोशिश, 5 लाख 10 साल लग जाएंगे, हो सकता है वो कांग्रेस को रिप्लेस करे। दूसरा, आपने एक बात की, कांग्रेस को रिप्लेसमेंट की, तो कांग्रेस के अंदर आपने नेताओं का रिप्लेसमेंट तो संभव है, कुछ प्रांतों का रिप्लेसमेंट संभव है, पर राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका रिप्लेसमेंट संभव नहीं है। आज भी 10-12 करोड़ वोटों पर कांग्रेस की पकड़ है। इतनी तो जिन प्रांतों में आए हैं उनकी आबादी भी नहीं है। इसलिए मैं इतना खुशनसीब नहीं मानता, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं केजरीवाल के एफर्ट्स को, उसकी हिम्मत को, उसकी कल्पना को, उसके कदम को, उसके निर्णय को, प्रांत चलाने की क्षमता को, पुनः पुनः जीतने की क्षमता को, जो उन्होंने दिल्ली में दिखाया करके।
पर मैं इनको इतना ज्यादा आसान्वित करके गुब्बारे में इतनी हवा नहीं भरना चाहता हूं कि बाद में गुब्बारा फूट जाए। इसलिए मैं कहता हूं केजरीवाल जी धीरे चलिए, शांति से चलिए, धीरे धीरे चलिए, धीरे चलो धीरे सब कुछ होए। जब मारी सीत स्व फला ऋतु आया फल होए। इसलिए इतना आसान नहीं है आपका मामला। कांग्रेस को रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के वर्तमान का एक हिस्सा रिप्लेस भी कर दोगे तो कांग्रेस के इतिहास को कैसे रिप्लेस करोगे? कांग्रेस की जन्मभूमि को कैसे रिप्लेस करोगे? कांग्रेस का पुरातन विगत कैसे रिप्लेस करोगे? कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय नेता दिए, चाहे वो ब्राह्मणों में कमलापति त्रिपाठी हो, नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, उनका इतिहास कहां से लाओगे? इतिहास चुराया नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। और इतिहास बनाने के लिए समय की जरूरत होती है, घटनाओं की जरूरत होती है, त्याग की जरूरत होती है, परिश्रम की जरूरत होती है, कुछ करने की जरूरत होती है। बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आई कॉम्प्लीमेंट मिस्टर केजरीवाल कि तुम हिम्मत कर रहे हो। हिम्मत हारना मत, मगर जीत की ज्यादा उम्मीद करना मत। इतना आसानी से आप कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर पाओगी। इस कांग्रेस के अंदर मरे मरे भी देश के लाखों कार्यकर्ता है, करोड़ों वोटर्स हैं, करोड़ों मतदाता है। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा उसका सीधा उत्तर ये है कि पंजाब की जीत से आशान्वित होकर भी मैं अप्रिशिएट तो करता हूं केजरीवाल को, पर एक हद तक उत्साहित नहीं करता। उनके गुब्बारे के अंदर 22 पाउंड तक की हवा भरी जा सकती है, 23 तक चल जाएगी, लेकिन 32 की तो नहीं चलेगी ना, फिर तो गुब्बारा फूट जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस एज इट इज रहेगी, राष्ट्रीय स्तर पर रहेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर ही रहेगी। न तो ममता बनर्जी जो बंगाल के अंदर मछली बाजार तक सीमित है वो कुछ कर पाएगी, न केजरीवाल जी कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि राष्ट्र के अंदर कांग्रेस के कद को घटाया तो जा सकता है, मगर कांग्रेस के व्यक्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये राष्ट्र के हित में भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कुछ तो पूछिए। बिल्कुल पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अब राज्यों के चुनाव आ रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी जरूर प्रयास करेगी, हिमाचल में भी करेगी, हरियाणा में भी करेगी, गुजरात में भी करेगी, ये जरूर छत्तीसगढ़ में भी अपना भाग्य आजमाएगी। ये बात सही कही, लेकिन जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है और जानने लायक बात है। देश की जो राजनीतिक जड़ें हैं उनको समझे बिना आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, ये बात सच है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जो माहौल चल रहा है देश में, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी है और विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बना रखा है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, और ये जैसा कि माना जाता है कि पार्टी विद द डिफरेंस वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने तक इंतजार कर रही थी, या कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है? क्या कहेंगे आप? या कि अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर चलकर केवल सत्ता प्राप्त करने तक का कोई हथकंडा अपनाने में लग गई है? जी सिंघवी साहब। देखिए, ये एक कॉमर्शियल मसला है, वाणिज्यिक मसला है। हम बाजार से एक चीज खरीद कर लाते हैं, वो हमें 5 रुपए में मिलती है, हम 5.5 रुपए में बेच देते हैं। अगर उस चीज का मूल्य ही 50 रुपए हो जाएगा तो हम उसको 10 रुपए में कैसे बेचेंगे? इसलिए ये भाव बढ़ना, डीजल का भाव बढ़ना, पेट्रोल का भाव बढ़ना रूस और यूक्रेन के युद्ध का एक परिणाम मात्र हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एडवांस में सोच लिया कि कहीं ऐसा न हो कि भाव जरूरत से ज्यादा बढ़े। इसके लिए रूस से पेट्रोल और डीजल खरीदना चालू कर दिया। इट वॉज ए वेरी गुड स्टेप ऑफ नरेंद्र मोदी। वैसे नरेंद्र मोदी अच्छे कामों के मास्टर हैं, सही फैसला करते हैं, सही निर्णय लेते हैं। मैं इस मामले को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता कि आपके चैनल में इस पर लंबी चर्चा की जाए। भाव बढ़ना है घट जाएगा, बढ़ना है बढ़ जाएगा। अगर विदेश से माल आएगा ही महंगा तो सस्ता कहां से मिल जाएगा? आपको याद है एक बार PL 48 के अंदर अमेरिका से गेहूं आया था, वो फ्री में आया था, मांगा नहीं था हमने। रूस का चावल भी आया था। ये सब आयात पर निर्भर करने वाली चीजें हैं जिनके मूल्य पर हमारे देश की उत्पादन क्षमता से जरूरत से ज्यादा आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति करना भाव और मूल्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोदी जी, आप और आपकी सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के भावों को नियंत्रित करने के लिए अपना प्रयास किया है वो हाईली अप्रिशिएबल है। पर मैं जानता हूं आपकी मजबूरी है, आप रोक नहीं पाओगे। भाव तो बढ़ेगा, किस हद तक बढ़ेगा आप पर डिपेंड है। कितना कम बढ़ाओगी आपकी मेहरबानी है। स्टेट को भी चाहिए इसके ऊपर से भाव घटाए। स्टेटों में भाव का अंतर नहीं होना चाहिए।
पंजाब में सस्ता है, राजस्थान में महंगा है। इस सब पर प्रांतों का भी जिम्मेदारी थे। प्रांतों की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, आयात की जिम्मेदारी है, खरीद की जिम्मेदारी है, उपभोग की जिम्मेदारी है। भाव घटाने के अलावा भावों चीज का उपयोग भी अगर कम किया जाए तो भी भाव स्थिर होते हैं। पर ये मान के चलना कि भाव तो बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज है ही गैरों के हाथ में है, उसका हम फैसला कैसे करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले को यही पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि भाव गुड। बढ़ाना और भाव बढ़ना राष्ट्रीय नीति का असर नहीं है, उपलब्धि का असर है। अरे जब राष्ट्रीय नीति तो ये है कि डीजल फ्री देंगे, पर डीजल है ही तो कहां से दोगे? अब अशोक गहलोत ने जो यहाँ का बजट दिया है, पैसा ही नहीं है, पूर्ति कहां से होगी? पंजाब में जो घोषणा केजरीवाल जी ने की है 25,000 करोड़ महीना उनको देना पड़ेगा, वो लाएंगे कहां से? पैसा होगा, साधन होगा, धन होगा, उपलब्धि होगी तो उसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि इसके लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया जाए कि आप भाव क्यों बढ़ा रहे हो। दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन के सामने आगे राय दे, वो बताएगी भाव कैसे रोके जा सकते हैं, वो बताएगी उपयोग कैसे कम किया जा सकता है, वो बताएगी माल सस्ता कैसे लाया जा सकता है, वो बताए किन देशों से दोस्ती की जानी चाहिए, वो बताए कि हम कहां से दाम इंपोर्ट करें। अमेरिका जैसा राष्ट्र भी रूस से इंपोर्ट करने पर बाध्य होता आ रहा है, तो हमारी क्या है? हम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मेरे को पक्का विश्वास है कि मोदी और उनकी सरकार इस बढ़ने वाले भावों की भी एक गति को सीमित कर देगी, और सीमित करने से ज्यादा उनकी अपेक्षा करना ये उचित भी नहीं होगा। वेरी गुड पॉइंट, आपने अच्छे से इसको समझाया है। अब हम आ जाते हैं आपके गृह राज्य राजस्थान की तरफ। आपसे सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में किस तरह का राजनीतिक माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये सवाल है राजस्थान में जो सत्ताधारी पार्टी है उसके क्या हालचाल हैं, सत्ता के क्या हालचाल हैं? राजस्थान में सत्ताधारी हालती का हाल तो बहुत बुरा है। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान के अंदर आगामी चुनावों के अंदर कांग्रेस 25-30 का आंकड़ा कर पाएगी? क्या कहने के लिए कांग्रेस के पास? आपसी लड़ाई को रोकने का क्या तरीका है? अशोक जी अगर मारवाड़ के अंदर भी 10 सीट लाएंगे तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। पिछली बार भी नहीं आ पाई थी। कुछ लोग थे व्यक्तित्व के धनी, जैसे दिव्या परशुराम जी की पोती थी, महेंद्र राम सिंह बिश्नोई का पोता था, वो जीत गए। मगर आम कार्यकर्ता जीत जाए, संयम लोढ़ा निर्दलीय जीत गया, ये एक उपलब्धि कह सकते हो, और कांग्रेस की नहीं है। वो चुनाव के बाद की स्वीकृति है, वो नहीं भी करता स्वीकृति, आप क्या कर लेते? ये सरकार तो 6 बसपाई 17 निर्दलीय 23 की मेहरबानी से बनी है, वरना तो सचिन गहलोत, सचिन पायलट का एक ही प्रहार इसे चकनाचूर करने के लिए काफी हो जाता। मैं नहीं चाहता कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हो। मैंने आज तक कोई पक्षपातपूर्ण वक्तव्य नहीं दिया है। मैं आज भी कहता हूं कांग्रेस को चाहिए कि वो लोगों को जोड़े, अपने साथ जोड़े, नीति में परिवर्तन लाए, जनता का भला करे। और जो आरोप लगते हैं इन पर मैं बोलता नहीं। मैं महात्मा गांधी की चर्चा तो कर सकता हूं, पर देवदास गांधी की चर्चा नहीं करूंगा। ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। अब कोई झूठा आरोप लगा दे और मैं उसका बतंगड़ बना दूं, ये भी मैं नहीं करता। आरोप पर मैं तभी बोलता हूं जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैं जिस मामले पर आप पूछना चाहते हो, मैं बिना कहे आप उसका नाम लिए बता रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप से बचाव भी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, प्रतिज्ञा करूंगा। अगर कल कोई गलत आरोप साबित होता है तो मीडिया ट्रायल की सजा उस आदमी को क्यों मिले? ये उचित नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप ऐसे चैनल वालों को जो मीडिया ट्रायल की आड़ के अंदर टीआरपी बढ़ाते हैं, उनसे दूर रहना। और आज तक आपके चैनल की ये प्रतिष्ठा रही है कि आपने झूठी बकवास कभी नहीं की। आई कॉम्प्लीमेंट यू मिस्टर सुभाष फॉर दिस थिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि चूंकि आम आदमी पार्टी की चर्चा हम कर चुके हैं, राजस्थान में 2 ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था चलती आई है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आपको क्या लगता है इस व्यवस्था के अंदर, चाहे आम आदमी पार्टी के रूप में हो या चाहे किसी अन्य दल के रूप में हो, क्या थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश आपको दिखती है? अगर थर्ड फ्रंट को किसी छोटी पार्टी के बैनर से मुक्त रख के बनाया गया तो जबरदस्त सफलता मिलेगी थर्ड फ्रंट को। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। श्याम प्रताप सिंह जी डीडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो 30,000 वोट लाए थे,
और जैसे ही बसपा का लेवल लिया 19 पर आ गए। ऐसे 50 उदाहरण है, क्योंकि लोग व्यक्तित्व को जिताने को तो तैयार है, पर छोटा मोटा लेबल लगाकर अपनी प्रतिष्ठा गिराने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर यहाँ पर तीसरे मोर्चे की जगह निर्दलीय समूह का गठन किया जाए तो 50 सीट कम से कम निर्दलीय लाएंगे। मेरे पास आज की तारीख में ऐसे 25 निर्दलीयों के नाम है जो मूछों पर ताव देकर अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं। पर अगर मैं उनसे कहूं कि आप किसी छोटी पार्टी का नाम जोड़ लो अपने साथ, तो वो 25 की जगह 10 पे आ जाएंगे। मैं ये चाहता हूं मेरे प्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सभी पार्टी के दोस्तों, पार्टियों के गुलाम और पिस्तौल मत बनो। अगर पार्टियां आपके साथ अन्याय करती है, टिकट काटती है, तो छोटी पार्टियों के चक्कर में मत पड़ो, तीसरे मोर्चे के चक्कर में मत पड़ो, निर्दलीय चुनाव लड़ो। और निर्दलीयों की अगली बार संख्या 17 नहीं 40 के ऊपर होगी, ये मैं आजादी की भविष्यवाणी कर रहा हूं। अब जब ऐसा होगा तो हमारे जैसे लोग भी कुछ सोचेंगे। हम किसी के दास नहीं है, विकृत नहीं है, खरीदे हुए नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई छोटी पार्टी, जब बसपा ही 6 से ज्यादा नहीं ला पाई, रालोद जो अनुमान की पार्टी 3 से ज्यादा नहीं ला पाई, तो छोटी पार्टी कहां से लाएगी? मगर 17 तो आए थे निर्दलीय, वो तो इन दोनों से ज्यादा थे। मैं खुद चाहता हूं दोनों पार्टियों को झटका लगे, इसलिए निर्दलीयों का एक समूह पैदा करूं। और मैं आपसे वादा करता हूं निर्दलीयों का इतना बड़ा समूह मैं पैदा कर दूंगा कि दोनों पार्टियों को छठी का दूध याद आ जाएगा, और वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं रहेंगे। और वो जीतने के बाद गुट बना ले, संगठन बना ले, लेकिन कम से कम इतना तो नहीं होगा कि बसपा के 6 के 6 चले जाए। वो निर्दलीय होंगे, निजी राय पर चलेंगे। उनको एकत्रित करने का काम मेरे लिए आसान है, इसलिए आपने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। वेरी गुड, आपने सही तरीके से इसको ब्रीफ किया। भाजपा के संघर्ष में निर्दलीयों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। वेरी गुड। वो निर्दलीय समूह होगा, पार्टी नहीं होगी, छोटी पार्टी नहीं होगी, वो कोई नहीं होगी छोटी पार्टी। अब बीटीपी के लड़ाओ 2 आ जाएंगे, रालोद के लड़ाओगे 6 आ जाएंगे, निर्दलीय 50 आ सकते हैं। अब ऐसे निर्दलीयों का चुनाव करना, उन्हें ढूंढना, उन्हें एकत्रित करना, उन्हें एक मंच पर बिठाना, फिर उनको राजी करना कि अभी तो पार्टी का सिंबल मत लो, पर जीतने के बाद रामबाग पैलेस के ही ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो जाना, तुम सरकार बनाओगे, तुम्हारी औकात हो जाएगी। क्योंकि जब निर्दलीय गिनती में 30-40 होंगे तो उनमें से कोई न कोई तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार खड़ा होगा, पर संख्या ही जब 5-10 आती है तो कौन खड़ा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्दलीय समूह के रूप में तो संख्या बढ़ेगी, छोटी पार्टी के रूप में कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, वो बन ही नहीं सकता। वो राजस्थान की संस्कृति नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। वेरी गुड, ग्रेट। तो अब हम चूंकि दूसरे दल के रूप में आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम ले ही लिया है, तो लगे हाथ उनके बारे में भी जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जो प्रदर्शन चल रहा है, एक विपक्ष के नाते क्या लगता है आपको, जो परफॉर्मेंस चल रही है वो ठीक है, या कि चुनाव में जाने से पहले 2023 के जो चुनाव होने हैं उसमें जाने से पहले कोई नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई सिचुएशन पार्टी को करनी पड़ेगी जिससे कि कोई चेहरा सामने लाया जा सके? और ये जो प्रदर्शन के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सुभाष जी, एक राजा के 6 मंत्री थे और एक राजकुमारी थी, 6 ने मुंह धो लिया उसके साथ शादी करने का। अब यहां पर केंद्र के अंदर कितने मंत्री हैं भाजपा के, और कितने संविधानिक पदों पर बैठे हैं? 7-8 तो है ना। 8 के 8 मुंह पर ताप देकर के मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। अरे भाइयों, और मोदी जी आप भी सुन लो, ये जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, अगर वो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उनसे कहो आज का आज इस्तीफा दो, छोड़ो मंत्रिमंडल, जाओ राजस्थान में जनता के साथ रहो, जनता में घूमो। आप गए नहीं एक दिन, मजे ले रहे हो मोदी जी की सरकार का, बने हुए हो मंत्री सेंटर में, और मुंह धो रहे हो मुख्यमंत्री बनने का। क्यों आपको ही सारा ठेका ले रखा है क्या? सारा राज आपका ही है क्या? अगर आपको इतना ही मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे ओम जी बिड़ला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अर्जुन सिंह मेघवाल हो, कोई भी हो, आओ ना आप लोग। क्यों नहीं छोड़ते हो मंत्रिमंडल की कुर्सी? छोड़िए मंत्रिमंडल की कुर्सी और आइए राजस्थान में, 2 साल का वक्त है, घूमिए जनता के साथ। मोदी जी ऐसे आदमियों को आप भी अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखते हो, जो आपके कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का स्वांग करना चाहते हैं? हटाइए आप ऐसे मंत्रियों को।
ऐसे मंत्रियों को आपको जगह नहीं देनी चाहिए। आप उनको जगह दीजिए मंत्रिमंडल में जो राज्य नहीं देश की सेवा कर सके, जिनकी भावना ही प्रांत में जाकर के मुख्यमंत्री पद के लिए ठोकर खाने की है, मुंह धोने की है। ऐसे आदमियों को मंत्रिमंडल में रहने का तो कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। उधर आप मंत्रिमंडल में बैठे हो और चाह तो हम बन जाए। क्यों बन जाओ आप? क्या बाकी लोग मर गए? क्या राजस्थान के लोकल लोग नहीं है? क्या कटारिया नहीं है? क्या सतीश पूनिया नहीं है? आप बताइए कितने लोग हैं? उनका तो हक मार दें। और आप जो राज्य मजे ले रहे हो दिल्ली में बैठकर, मोदी जी की शक्ल को, मोदी जी को अपनी शक्ल दिखा दिखा के वो यहाँ भी आना चाहते हो और वहां भी रहना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे एक नागरिक के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ, वरिष्ठतम राजनेता हूँ मैं राजस्थान का, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, जो मंत्री राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनकर जाने की इच्छा रखता है उससे को आज ही वो इस्तीफा दे दे, मंत्रिमंडल छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे, राजस्थान आ जाए, पार्टी का काम करे, जनता में घूमे, अपना व्यक्तित्व बढ़ाए, जनता से संपर्क बढ़ाए, जनता से दोस्ती बढ़ाए, जनता से संबंध बढ़ाए, फिर जाकर के कार्यकर्ताओं में जगह बनाए, तब कहीं जाकर के वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बने। ऐसे कैसे बना देंगे? गुड क्या पॉइंट, घर का राज है? अगर आप मंत्री भी बने रहना चाहते हो, अच्छा यहाँ भी आना चाहते हो, आपने अच्छी बात छोड़ो कही, ना आप। ये अच्छी बात कही आपने। और ये जनता के अंतस की बात, आप मेरी बात से सहमत हो नहीं? बिल्कुल जनता के अंतस की बात कही आपने, जनता की विचारधारा की बात कही आपने, आम आदमी की जो बात है वो कही आपने। आप प्रोग्राम 6 मंत्री है, बिल्कुल मंत्री बनना चाहते हैं, पॉइंट आ चुका आपका। बेचारे ने कह दिया साफ साफ कि मैं हरियाणा में इंटरेस्टेड हूँ, आई अप्रिशिएट इट। ओम जी बिड़ला के लोग घर घर घूम रहे हैं, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। गजेंद्र किसी दिन किसी अगले कार्यक्रम में आजकल फेस्टिवल के नाम की भी चर्चा चल रही है। सारे मंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी पर आना चाहते हैं, यानी मंत्रिमंडल से संतुष्ट नहीं है, वो मोदी जी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है, वो मोदी जी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, वो मोदी जी को धक्का बता के भागना चाहते हैं। इसीलिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुर्सियों को छोड़कर ये राजस्थान में आकर के मुख्यमंत्री के भाग्य को आजमाना चाहते हैं। मैं इन लोगों के नियत पर भी शक करता हूँ, भावना पर शक करता हूँ। और मोदी जी, मुझे तो ताजुब है, आप जैसा महान देश का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को जो आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए और जगह लार टपकाते हैं, आप रखते क्यों हो? हटाइए इनको, आप ठेका नहीं और मिल जाएंगे आपको। आप भी फिर इनसे कहिए जाओ राजस्थान, करो काम, करो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। जाओ, घर घर जाओ, कार्यकर्ताओं से मिलो, कार्यकर्ताओं के गले लगो और तब जाकर के कहो साहब मैं भी मुख्यमंत्री का एक दावेदार हूँ। अरे राजस्थान में कम है क्या? राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार सतीश पूनिया क्यों नहीं हो सकता? राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार प्रिया कुमारी क्यों नहीं हो सकती? किसी अन्य मुख्यमंत्री का दावेदार गुलाब जी कटारिया क्यों नहीं हो सकते? बहुत लोग हैं राजस्थान में। नहीं करेंगे, हमें आप केंद्रीय मंत्रिमंडल करेंगे इस बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, इस बारे में आपसे पूरी जानकारी लेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, पूरा एक डिटेल प्रोग्राम इसी बारे में करेंगे। आप इस बारे में हम तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए, बिल्कुल करेंगे। एंड आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जो लोग राजस्थान में काम करना चाहते हैं वो अभी आए और काम करें, पधारो हमारे देश। बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, सही बात कही है, जनता के अंदर की जो बात चल रही है वो कही है। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रराज सिंह भी, बहुत ही बेबाकी से, और जो जनता के अंदर की जो मर्म की बातें चलती हैं उनको चंद्रराज जी लेकर आते हैं, क्योंकि जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति को इस तरह के फीडबैक मिलते हैं कि जनता आखिर चाहती क्या है। चंद्रराज सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपने जाना, यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। इस कार्यक्रम में हम राजनीति को और राजनीतिक पैंतरेबाजी को डिस्कस करते हैं, और हमें एक बात बहुत अच्छी फीडबैक के तौर पर हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग बहुत देखते हैं, सराहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आज के इस कार्यक्रम को ज्वाइन इन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।